देखिए, मोटे तौर पर जो विभिन्न सर्वेक्षण आए हैं उनका नतीजा आपस में मिलता-जुलता है। सर्वेक्षणों की मान्यता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पीछे है, कांग्रेस आगे है और बहुत संभावना इस बात की है कि कांग्रेस वहां सरकार बना ले। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बारे में मानना है कि कांग्रेस आगे है, भाजपा पीछे है और कांग्रेस की सरकार वहां दोबारा बन सकती है। यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा से सरकार छीनेगी और छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचाएगी। लेकिन राजस्थान के बारे में मानना यह है कि टक्कर है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से उनकी सरकार छीन सकती है। इसी तरीके से तेलंगाना में परिस्थिति ये बन रही है कि वहां पर भारत राष्ट्र समिति की सरकार दोबारा आ सकती है। हालांकि कांग्रेस उसको काफी अच्छी टक्कर दे रही है, लेकिन उसकी सरकार वापस आ सकती है और मिजोरम के अंदर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार फिर से आ सकती है। ये तो एक मोटा मोटा अनुमान है जो कि जो अंतिम ओपिनियन पोल हुए हैं उनका हुआ है, लेकिन ये चीज तो सब लोग जो मैंने बातें कही हैं ये तो हमारे जितने भी बुद्धिमान दर्शक हैं जो टीवी देखते हैं उन सबके सामने आ चुकी होंगी, अखबार पढ़ने वालों के सामने भी आ चुकी होंगी। इसमें हम लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। जो नई बात मेरी समझ में आई है वो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। वो नई बात यह है कि अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि लाभार्थियों का एक विशाल संसार सब लोग मिलकर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लाभार्थियों का संसार बना रहे हैं, उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री अपने लाभार्थियों का संसार बना रहे हैं और जो विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं वो भी अपना लाभार्थियों का संसार बना रहे हैं और चुनावी प्रतियोगिता इन लाभार्थियों के संसार के बीच की प्रतियोगिता बनकर रह गई है। सब लोग अपनी अपनी गारंटियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, उधर कांग्रेस कह रही है कि ये हमारी कांग्रेस की गारंटी है, तो सब लोग अपनी अपनी गारंटियां दे रहे हैं। मुझे क्या लग रहा है कि वोटर इन गारंटियों से प्रभावित नहीं है और ये चीज सभी तरह के सत्तारूढ़ लोगों के लिए खतरे की घंटी है। वोटर लाभार्थी के रूप में परिभाषित होने से इनकार कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और वोटर डिलीवरी के ऊपर वोट देना चाहता है, यानी वो डिलीवरी का मतलब है सुशासन के ऊपर वोट देना चाहता है। जब मैं सुशासन कहता हूं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि लाभार्थी बनाना सुशासन देने की श्रेणी में नहीं आता। सुशासन कुछ और है, लाभार्थी बनना कुछ और है। सुशासन इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सड़क बनाई कि नहीं बनाई, गांव में और शहर में ठीक से बिजली आ रही कि नहीं आ रही है, साफ सफाई ठीक है कि नहीं है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है कि नहीं है, रोजगार मिलने की परिस्थितियां बेहतर हुई हैं पहले से कि नहीं बेहतर हुई हैं। ये सब चीजें सुशासन की श्रेणी में आती हैं। मोटे तौर पर एक ऐसा उत्तरदायी ब्यूरोक्रेसी है कि नहीं है जो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करती है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बात सुनी जाती है, तो ये सुशासन की श्रेणी में आती है। और लाभार्थियों वाला तो मामला ये है कि हम आपके अकाउंट में इतना हम ट्रांसफर कर देंगे, फलानी चीज हम आपको जहां वहां मिल रही है उससे हम कम दर के ऊपर देंगे वगैरह वगैरह, ये सब लाभार्थियों की श्रेणी में आता है। तो जो राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो ये सब लाभ पहुंचा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी इन लाभों को पहुंचाने का वायदा कर रही हैं। तो एक तरह से ये तमाम लाभ तो एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कोई इसमें पीछे नहीं है, ये पूरी एक प्रतियोगिता है। अब तो वोटर किस आधार पर वोट दे रहा है? वोटर इस आधार पर वोट दे रहा है कि कहां पर सुशासन पाने की उसकी क्षमता उसके वोट से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इस चीज का इस चीज का एहसास मुझे तब आया जबकि एबीपी चैनल के एक संवाददाता अभिषेक ने मध्य प्रदेश में एक मोहल्ले में वहां के जो सामान्य नागरिक हैं उनके साथ बातचीत करनी शुरू की। आमतौर पर क्या होता है कि जब ये संवाददाता लोग कहीं जाते हैं तो फिर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता जमा हो जाते हैं और फिर वो भरपूर एक अपनी पार्टी की प्रवक्ता की तरह एक दूसरे से अंताक्षरी चलने लगती है और उसमें कुछ समझ में नहीं आता। एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, तरह तरह की दावेदारियां करते हैं, ऊंची ऊंची बातें की जाती हैं, लेकिन कुछ भी उसमें समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो बातचीत थी, इस बातचीत में जितने भी लोग थे वहां पर, उनमें से कोई भी किसी पार्टी का राजनीतिक कार्यकर्ता लग नहीं रहा था। सब लोग संकोच से, दबी जबान से गैर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर बात कर रहे थे और उसके अंदर 7-8 गृहणियां थी जो पकी उम्र की गृहणियां थी, पके उम्र के लोग थे, 1-2 नौजवान भी थे। इन सब लोगों से बातचीत हो रही थी।
मध्य प्रदेश का सीन था। तो संवाददाता ने पहले गृहिणियों से पूछा कि भाई आपका क्या ख्याल है, किसकी सरकार आ रही है? तो उन्होंने बिना किसी अपवाद के सभी ने धीमी आवाज में जवाब दिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। फिर उसने पुरुषों से पूछना शुरू किया तो वो भी कहने लगे कांग्रेस की सरकार आ रही। एक भी व्यक्ति उसमें ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि भाजपा की सरकार आ रही। तो उसने कहा ऐसा लगता है ये कांग्रेसी मोहल्ला है। तो उसमें एक आदमी ने आपत्ति किया कि ये आप मत कहिए कि कांग्रेसी मोहल्ला है, हम भाजपा के सपोर्टर हैं। उसने कहा हम हमेशा भाजपा को वोट देते आए, इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। फिर रिपोर्टर ने फिर वो महिलाओं के पास गया और कहा कि आपने लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह जी की है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो हंस के बोली हमको तो उन्होंने बहन बनाया नहीं, उन्होंने जिनको बहन बनाया है वो जाने, हमको तो उसका लाभ मिल नहीं रहा है, हमको तो बहन बनाया नहीं, बहन बनाते तो सब महिलाओं को बहन बनाते। फिर वोटर ने तिवारा उनसे पूछा कि तो इसका मतलब है 2024 में आप किसको वोट देंगे? तो मुझे देख के ये ताज्जुब हुआ, सारी महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस को आना चाहिए 2024 में। अब इसके मतलब क्या है हम सब लोग मिलकर निकाल सकते हैं मतलब। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जमीन पर जो हालात बन रहे हैं वो इस एक छोटे से नजारे से मैंने आपके सामने रखा, जो मैंने खुद देखा सुना और मेरे साथी जो वहां पे समीक्षक मौजूद थे और एंकर सबने देखा सुना, ये उनके सबके सामने घटित हुआ। तो ये चीज देखकर मुझे लगा, और पहले भी मुझे लग रहा था, खासतौर से 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में सब लोग ये कहते थे कि भाई इतने लाख करोड़ हम लोगों ने लोगों में बांट दिए हैं उत्तर प्रदेश में, भाजपा के तो चुनाव में भाजपा का नुकसान होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन उसमें देखिए कि भाजपा के 11 मंत्री हार गए, एक उप मुख्यमंत्री हार गया, 57 सीटें कम हो गई, और प्रधानमंत्री दफ्तर ने उनसे एक जवाब तलब किया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उत्तर प्रदेश भाजपा ने, हम लोगों ने इस बात पर चर्चा भी की है लाउड इंडिया के शो पर, कि तो भाजपा ने जो 81 पेज की रिपोर्ट भेजी उसमें भाजपा ने स्वीकार किया कि जो हमने लाभार्थी बनाए थे वो हमारी पार्टी की तारीफ तो करते थे लेकिन उस हिसाब से हमको वोट नहीं दिया उन्होंने। तो भारतीय मतदाता ने, मुझे लगता है, इनकार कर दिया है कि उसको लाभार्थी बनाने के दम पर आप उसको बंधुआ वोटर नहीं बना सकते। उसका मन होगा तो आपको वोट भी देगा, लेकिन मन नहीं होगा तो वो आपको वोट नहीं देगा। अगर सरकार कुछ सुशासन के कुछ पहलुओं को पूरा नहीं करती, कुछ पहलुओं से संबंधित उम्मीदों को पूरा नहीं करती, तो आपको वोट नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदित्यनाथ जी की सरकार ने कौन से पहलू पैदा किए, तो ये बात स्पष्ट होकर सामने आया कि झूठ हो या सच हो, एक ऐसा माहौल वहां बना जो लोगों के गले भी उतरा कि वो कानून व्यवस्था की उन्होंने बड़ी अच्छी देखभाल की और कानून व्यवस्था उन्होंने सुधारी। अब उसकी सच्चाई कितनी है अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने जो अपराधियों के साथ सलूक किया, जेलों में डाला या गोली मारी या जो भी किया हो उन्होंने, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों के ऊपर ये एक छवि प्रोजेक्ट हुई कि ये सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस चीज ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया। जहां पर ये इस तरह की कोई किसी भी मुकाम पे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, वहां केवल लाभार्थियों की दम पर पार्टियां नहीं जीत सकती। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो इतना ज्यादा लाभार्थियों की दुनिया उन्होंने बहुत बड़ी बनाई, 1 साल से लगातार जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, चुनावी मोर्चे पे पीछे पड़े हुए हैं।